तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स में देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पोस्ट टेंशन। पोस्ट टेंशन यानी कि बाद में हम क्या करेंगे, बाद में टेंशन नहीं करेंगे, यानी कि बाद में हम यहाँ पे स्टील डाल करके उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे क्या होगा, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्रीट को कास्ट करेंगे। यानी कि ये सपोज करो कि आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो, और इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे जो है स्पेस दिया हुआ है ऐसे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ना ट्यूब डाल देंगे। पहले छोटा सा क्या करेंगे, ट्यूब डाल देंगे, हल्का सा एक पतला सा ट्यूब होता है प्लास्टिक का, उसको डालते हैं और उसको हम कहते हैं डक्ट। ये पोस्ट टेंशन वाले मेथड में डाला जाता है। ये अभी मैंने स्टील नहीं डाला, मैंने ये ट्यूब डाली है एक ट्यूब। कैसी? ताकि इसके अंदर में स्टील को डाल सकूं। ये वो ट्यूब है, ठीक है। अब देखो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अब यहाँ पे कंक्रीट डाल दूंगा। अब यहाँ पे कंक्रीट डालो। तो अब यहाँ पे मैं कास्टिंग करता हूँ, तो अब इसमें कंक्रीट को हम डालते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ये जो अभी ग्रे ग्रे डाल रहा हूं मैं, ये मेरा क्या है, कंक्रीट है। अब कंक्रीट डाल देने के बाद मैं इसके अंदर अब स्टील डाल दूं। ये जो आप येलोइश कलर से देख रहे हो, अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, स्टील डाला। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे क्या रहता है कि कास्टिंग करेंगे हम कंक्रीट की विद डक्ट्स, ये डक्ट्स थी। नेक्स्ट टेंशनिंग करेंगे किसकी, रेनफोर्समेंट की, यानी कि हमारी जो स्टील है उसका क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशनिंग करेंगे। टेंशनिंग कैसे करनी है, केबल डालेंगे या फिर टेंडन डालेंगे। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो येलोइश मैंने डाला है, ये आपका केबल भी हो सकता है या फिर टेंडन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज ये हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये कैसे किया जाता है, ये किसी भी एक एंड से कर सकते हो आप, यानी कि किसी भी एक एंड से कर सकते हो या फिर आप दोनों ही एंड से कर सकते हो। दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है, किसी भी एक एंड से कर सकते हो या फिर दूसरे दोनों एंड से कर सकते हो। उसके बाद जब हम उसको खींच चुके होते हैं दोनों साइड से या फिर किसी भी एक साइड से, हम एंकरिंग करते हैं। एंकरिंग क्या होता है, फिक्स कर देते हैं। जो हमारे एंड्स हैं उनको हम फिक्स कर देते हैं। हम फिक्स कैसे करते हैं, यहाँ पे वही उसी तरीके से बोल्ट्स लगा के, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन जो मैंने अभी यहाँ पे लगाया है, ये आप ये समझ लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंकरिंग कर दी। ये मैंने यहाँ पे समझो कि मैंने क्या कर दिया, एंकरिंग कर दी है। एंकरिंग का मतलब क्या होता है, फिक्सिंग होता है। एंकरिंग का मतलब फिक्सिंग रेनफोर्समेंट ये होता है, यानी कि रेनफोर्समेंट को फिक्स करना, उसको हम कहते हैं एंकरिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्री, और ये रिपीट होता है। यही सब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिनके बारे में आप लोगों को बता रहा था कि यही एग्जाम में आएंगे। तो जितनी चीजें आती है वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है पोस्ट टेंशन, जो हमारा कंक्रीट है, तो ये किसके लिए यूज होता है, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है जो कि क्या होता है, काफी हैवी होता है, यानी कि छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो जो भी स्ट्रक्चर बड़ा साइज का होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम अपना ये वाला मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये मेथड को हम यूज करेंगे। इससे पहले जो हमारा मेथड आया था, यानी कि प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो हमारा आया था, वो छोटे जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे उनके लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज होती है। अब यहाँ पे मेथड्स क्या होता है हमारे पोस्ट टेंशनिंग के, यानी कि पोस्ट टेंशनिंग कैसे की जाती है, कि मेथड्स क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो यहाँ पे नाम आपके लिखे गए हैं, ये जो मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, इनको डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज ये डिटेल में जाने का मतलब है कि आईईएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो इसको डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नाम जो है वो समझने हैं। तो पहला नाम है यहाँ पे आपका फ्रेसीनेट सिस्टम। तो यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग के जो मेथड्स हैं कैसे किया जाता है, पहला होता है फ्रेसीनेट सिस्टम, दूसरा होता है मैग्नल ब्लैटन सिस्टम। ये सब प्री में पूछता है, ये नाम जो है आपके प्री में आ जाएंगे, कोई भी एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा। नेक्स्ट आपका होता है गिफोर्ड उडल सिस्टम। लास्ट आपका होता है ले मकॉल सिस्टम। तो ये 4 आपके मेथड्स होते हैं, 4 सिस्टम होते हैं, इनको आपको याद कर लेना है। पहला है फ्रेसिनेट, यहाँ पे आपके सामने फ्रेसिनेट, नेक्स्ट है मैग्नल ब्लैटन, नेक्स्ट है फिर गिफोर्ड उडल, एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे ले मकॉल सिस्टम। तो ये 4 हैं, चारों को आपको नाम याद करना, ठीक। उसके बाद देखो, अब मैं पोस्ट टेंशनिंग की बात कर रहा हूँ। प्री टेंशनिंग में अगर मैं आऊं तो प्री टेंशनिंग में आपको याद होगा कि वहां पे जो स्ट्रेस मेरा ट्रांसफर हुआ था वो किस मेथड से हुआ था, स्ट्रेस ट्रांसफर जो हुआ था प्री टेंशनिंग में वो हुआ था बॉन्ड स्ट्रेस ना, बॉन्ड का वहां पे जिक्र हुआ था, देख लो
वहां पे किसका जिक्र हुआ था, बॉन्ड का जिक्र हुआ था। एक बार आप लोगों को मैं हाईलाइट भी करवा दूं, देखो यहाँ पे बॉन्ड एक्शन ये लिखा हुआ है, बॉन्ड एक्शन से मेरा स्ट्रेस ट्रांसफर हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पोस्ट टेंशनिंग है, इस पोस्ट टेंशनिंग में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, हम एंकरेज एक्शन से ट्रांसफर करते हैं। किससे ट्रांसफर करते हैं, एंकरेज एक्शन से। और एंकरेज हमारा क्या है, फिक्सिंग द रेनफोर्समेंट, ठीक है, यहाँ पे हम एंकरेज से करते हैं ये चीज। इतना हमें जो है यहाँ पे याद कर लेना है। ये नेक्स्ट है आपका टॉपिक। इसमें आपको देखना है कि आप हाई स्ट्रेंथ स्टील और कंक्रीट ये क्यों यूज करते हो, यानी कि हाई स्ट्रेंथ स्टील को यूज किया जाता है और ऐसे ही हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज किया जाता है। दो चीजों को यूज करते हैं, एक होता है आपका हाई स्ट्रेंथ स्टील, दोनों यूज होते हैं, स्टील भी और कंक्रीट भी। तो क्या रीजन है इन दोनों को यूज करने का? तो पहले यहाँ पे जो आप लोगों के सामने है स्टील वाला ग्राफ है, ये ग्राफ आपका किसका है, स्टील का है। तो इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना है, 250 है। सबसे पहले ये स्ट्रेस है 250 माइल्ड स्टील का है ये, फिर 415 है, फिर 500 है, फिर है 2200। ये तीन है, आप चार है आपके साथ। अब यहाँ पे 0.2% ऑफसेट स्ट्रेन, ये सब तो सॉम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है हमारे काम की चीजें जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये है हमारा, ये चार जो आपके सामने पॉइंट्स है ना, ये वाले, यही पॉइंट्स आपके प्री स्ट्रेस के प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पे जनरली जो हमारा यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस होता है वो होता है 1200 मेगा पास्कल, ठीक है ना, 1200 मेगा पास्कल का हमारा डिजाइन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है हमारे स्टील में वो लगभग होता है 100 से लेके 1200। तो एक तरीके से ये देख रहे हो, स्ट्रेस जो स्टील में है वो कैटर कर रहा है आपके डिजाइन स्ट्रेस को, ठीक। तो ये चीज होगी। यहाँ पे है आपका पहला पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया कि डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस का क्या मतलब है, डिजाइन स्ट्रेस का मतलब ये है, मान लो आपका यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है, ये आपका फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर पे टोटल वजन लगेगा 1200 मेगा पास्कल, ऐसे समझो। तो ये है आपका डिजाइन स्ट्रेस। अब ये जो स्टील आप इसके अंदर डाल रहे हो, है ना, ये जो स्टील आपने इसके अंदर डाला, ये कितना स्ट्रेस ले रहा है, ये 1000 से 1200 तक ले रहा है। तो अगर मैं 1000 भी लूं तो ये मान लो कि मुझे कितने के लिए और फालतू डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 200 से 300 के लिए लेनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तुम्हारा यहाँ पे जो लॉस ऑफ स्ट्रेस है इस तरीके से कितना हुआ, वो ज्यादा नहीं होता, 10 to 20% से ज्यादा नहीं होता है, ये चीज है, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पे कंक्रीट की अब हम बात करें तो कंक्रीट में हम मिनिमम ग्रेड जो अपने यूज करते हैं वो होता है प्री टेंशनिंग में M40 जो मैंने बताया था, और पोस्ट टेंशनिंग में होता है M30, ये दो होते हैं। जनरली हम M40 से लेकर के M60 तक यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, M40 से M60 तक भी यूज कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज करने के, वो है यहाँ पे कि हमें क्रीप कम मिलता है, लो क्रीप होता है, हाई स्ट्रेस वो क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक चलता है, और जो आपका टेंशन होता है उसको भी वो सह लेता है, ठीक है ना, ये चीज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के। तो यहाँ पे ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटलनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, श्रिंकेज जो होता है, श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ना, वो भी बढ़ जाता है, और सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा यूज होती है। तो ये हमारे कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो ये डिसएडवांटेजेस हम याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है पॉइंट वो है यहाँ पे लो क्रीप का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्री पूछता है, ठीक है, क्योंकि इसका लो क्रीप होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का एफएसएमएटी कह लो। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रीप कम। अब यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस यानी कि आपके फायदे, और डिसएडवांटेजेस आपके नुकसान प्री स्ट्रेस। तो फायदे जो है आपके यहाँ पे वो ये है, सबसे पहले तो स्मॉलर सेक्शन मिलता है, छोटा सेक्शन मिलता है इन कंपेरिजन टू आरसीसी, ठीक है। दूसरा, क्रैक्स कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू आरसीसी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, लार्ज स्पैन स्ट्रक्चर्स, यानी कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। और जो डेड लोड होता है सुपर स्ट्रक्चर का, जो वजन होता है वो भी कम हो जाता है। देखो खुद से देखो, साइज अगर छोटा हो रहा है तो फिर यहाँ पे वजन तो ऑब्वियसली डेड लोड जो है वो तो कम ही हो जाए। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो यहाँ पे होता है कॉस्टली होता है, कॉस्टली होने का मतलब महंगा होता है सिंपल कंक्रीट के मुकाबले। रीजन, एक तो यहाँ पे क्या है, स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, ये देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई स्किल्ड वर्कर एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो इस वजह से महंगा भी हो जाता है। और छोटे काम के लिए सूटेबल नहीं है, बड़े काम के लिए ही इसको क्या होता है जनरली यूज किया जाता है, ठीक।
तो ये चीजें हमारे सामने है, इतना हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में स्ट्रेसेस देखो, जो हमारे बीम्स के अंदर स्ट्रेसेस होते हैं वो फाइंड आउट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड, सबसे पहला होता है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड, एंड नेक्स्ट होता है लास्ट लोड बैलेंसिंग मेथड। तो हमारे जो स्ट्रेस कैलकुलेशन होता है वो इन 3 तरीके से होता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो आपका न्यूमेरिकल आने वाला है ना आगे, उस न्यूमेरिकल में आप इन तीनों का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इन तीनों से आप स्ट्रेस निकाल लेगा। तो हमें इन तीनों मेथड्स को समझना है, ठीक है। यहाँ पे सब लोगों को समझ में आया? इतना यहाँ तक क्लियर हो गया जो मैंने बताया? स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड, यस सर। स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड और लोड बैलेंसिंग मेथड। अब यहाँ पे देख लो आगे, तो पहला मैं यहाँ पे देखूंगा अपना स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। तो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड आपका यहाँ पे, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड में ये जो चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, जो फिगर्स हैं यहाँ पे, ये थोड़ी सी ब्लर है, तो मैं इनको अलग से बना दूंगा। यहाँ पहली फिगर मेरी कुछ इस तरीके से है, ये रही पहली फिगर। ये आपका पहला फिगर हो गया। इस पहले फिगर में ये आपका यहाँ पे विड्थ है, ठीक, ये आपका क्या है, विड्थ है। इस विड्थ में टोटल डेप्थ की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल डेप्थ की, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ओवरऑल डेप्थ हो गई है। यहाँ नीचे ये जो मैंने अभी बनाया है, ये जो आप देख पा रहे हो, जो मैंने अभी शेड किया है, ये आपका टेंडन है। टेंडन यानी कि भाई आपका स्टील है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल होता है, क्या रूल होता है भैया, इस टेंडन पे जितना स्ट्रेस होगा, क्योंकि यही तो होता है सारा स्ट्रेस, तो इसको हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे होने वाले लोड पे। तो हम एक यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, और उसको हम कहते हैं ई। और ये जो ई होता है, ये होता है आपका ई सेंट्रिसिटी। ये क्या होता है, ये होता है आपका ई सेंट्रिसिटी, ठीक है। तो ये चीज है। और ये जो पी है, ये आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है, इसको समझ लो। ये आपका क्या है यहाँ पे, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है। एक चीज ये हो गई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक। चलो, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जितने भी तरह के स्ट्रेसेस बन सकते हैं वो एक बार यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो एक बार मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पी लगा हुआ है, तो सबसे पहला और कॉमन तो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए पहले हम बना लेते हैं। इसके लिए एक बार लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करी है ताकि मुझे एक बाउंड्री मिल जाए कि मेरे जो ग्राफ्स बनने हैं वो इसके बीच ही बनने हैं, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे अभी इतनी बाउंड्री ले ली है। यहाँ पे नेक्स्ट मैं अपना बना लेता हूँ। डायरेक्ट स्ट्रेस का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, ये रहा। ये सपोज करो मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस का डायग्राम है। तो यहाँ पे मेरा सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन ए हो गया, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस हो चुका है। ये मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस है, पहला मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस निकलेगा। ये कौन सा मेथड कर रहा हूँ मैं, ये अपना कर रहा हूँ स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड, इसको याद रखना। ये अभी मेरा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड चल रहा है। अब यहाँ पे मेरा ये हो चुका है, प्लस करो इसमें। क्यों प्लस करना है, बिकॉज यहाँ पे एक तो स्ट्रेस आएगा डायरेक्ट लोड की वजह से, एक किसी और वजह से भी स्ट्रेस आएगा, मूवमेंट की वजह से भी स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ पे। तो जितने भी स्ट्रेसेस आने सबको मैं यहाँ पे ऐड करते हुए चलूंगा। तो एक यहाँ पे मेरा एक ये स्ट्रेस आ जाएगा इस तरीके से, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ठीक। और ये वाला जो डायरेक्ट स्ट्रेस है ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका स्टील की वजह से है, ये आपका ड्यू टू टेंडन एंड स्टील, इसको याद रखना, ड्यू टू टेंडन और स्टील, ये उसकी वजह से। अब ये कैसे निकाला जाएगा, इसका भी फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल्स टू, देखो, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम बाई आई। ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन थी, बेंडिंग इक्वेशन थी, सॉरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कह रहा हूँ, बेंडिंग इक्वेशन थी। इस बेंडिंग इक्वेशन में आ जाओ। बेंडिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा इक्वल्स टू एम इंटू वाई अपॉन आई, यही तो है। तो यहाँ पे मूवमेंट जो आपका है ये कैसे निकल सकता है भैया, मूवमेंट इक्वल्स टू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पीई है यहाँ पे, पीई, तो ये आपका मूवमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है पीई वाई अपॉन आई। तो एक तो आपका ये आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। आई होप यहाँ तक सभी को अभी क्लियर हो चुका होगा। तो अच्छा, यहाँ पे जो मैंने किया है ये थोड़ा चेंज करो। चेंज ये है कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे
ये मुझे यहाँ पे क्या देगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, एक चीज और देखो, एक यहाँ पे लोडिंग की वजह से भी होगा, लोडिंग की वजह से भी आपका स्ट्रेस आएगा। अब लोडिंग की वजह से स्ट्रेस कैसा, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेम इक्वेशन जैसे यहाँ पे है उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो लोडिंग की वजह से देखो, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका प्लस, ये प्लस। अब ये है ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग की वजह से क्या कहने का मेरा मतलब है, सपोज करो कि ये मेरा एक बीम है, यहाँ पे ऐसे लोड लगा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे मूवमेंट कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए WL²/8। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोडिंग की वजह से, सिर्फ उस वजन की वजह से भी तो यहाँ पे मूवमेंट वाला एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। एक तो आपका किसकी वजह से डेवलप हुआ, एक आपका यहाँ डेवलप हुआ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है, एक तो इसकी वजह से हुआ, दूसरा इस लगने वाले वजन की वजह से भी तो हुआ है। तो ये दो चीजों को याद रखना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख लो क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा इक्वल्स टू m इंटू वाई अपॉन आई, जो कि हमारा हो जाएगा m अपॉन में ये आपका हो जाता है z यानी कि सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, जिन्होंने सॉम थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको पता होगा i अपॉन वाई z के बराबर होता है। यहाँ पे z क्या है, ये i अपॉन वाई। ठीक, और जो m है वो है आपका WL²/8। तो ये चीज हो चुकी है। ठीक है, अब जब ये सारा कुछ कंबाइंड हो जाएगा, तो कंबाइंड होने के बाद में जो आपको यहाँ पे डायग्राम मिलने वाला है वो इस तरीके से मिलेगा। बाहर देखो, टॉप से तो ये ऐड होता चला जाएगा और नीचे ये माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का शेप बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सिग्मा टॉप यानी कि स्ट्रेस एट द टॉप, और ये आपका स्ट्रेस एट द बॉटम, ये इस तरीके से बन जाएगा। और इसी शेप को, ये जो शेप मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, कौन से वाले शेप की बात कर रहा हूँ, इस वाले शेप की बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम वही है जो हमने शुरू में ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे सारे में इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो ये चीज, ठीक, तो मैंने अभी अभी सारा अपना कैलकुलेशंस वगैरह समझा। अब देख लो, तो यहाँ पे जो मुझे स्ट्रेस निकालना होता है, एक तरीके से ये समझो, जो स्ट्रेस मुझे यहाँ पे निकालना है उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा इक्वल्स टू m अपॉन आई इंटू वाई। ये मेरे पास में यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जा रहा है। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला मेरा कहाँ से आया, ये यहाँ से फॉर्मूला है, यहाँ से ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बॉटम पे कितना हो जा रहा है मेरा, ये एक एक मेरे पास में, तो यहाँ पे वाई आपका कितना है, ये वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि है PE²/I। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी का यूज करना है, हमें डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है और स्ट्रेस निकालना है। अभी आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीनों मेथड से मुझे स्ट्रेस निकालना है। तो पहले से यानी कि स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड से जो मेरा अभी स्ट्रेस का फॉर्मूला निकला, वो क्या निकला, वो निकला है PE²/I। ये मेरा यहाँ पे पहला फॉर्मूला निकला। तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला, नेक्स्ट में देखते हैं, अभी नेक्स्ट में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड में, वो भी देख लेते हैं। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड मेरा कौन सा है, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग मेथड। लोड बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें स्ट्रेस ही निकालना है, यहाँ से भी मुझे स्ट्रेस का ही एक फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इतना मैंने किया हुआ है, ये जो यहाँ से लेकर के इतना ये सब किया हुआ है, अभी देखो ये हम लोगों के किसी काम का नहीं, हम लोगों को जो काम आने वाला है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ डायरेक्ट। हम लोगों को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ये काम है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे याद कर लेंगे। ये बीच में जो जितनी चीजें हैं ये है डेरिवेशन, डेरिवेशन को छोड़ो, इसको ध्यान दो। तो हमारा फॉर्मूला है P=WL²/8H। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी चीज क्या है, यानी कि P यहाँ पे क्या है, ये W यहाँ पे क्या है, H यहाँ पे क्या है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी यहाँ पे एक फिगर थी कुछ इस तरह की, जो आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का मेरा एक फिगर था यहाँ पे। इस फिगर में ऊपर में लगा हुआ है एक वजन, ऐसे यहाँ पे ऊपर एक वजन लगा हुआ, और इस वजन को मैंने नाम दिया है W किलो न्यूटन पर मीटर, ये मैंने एक नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये आपकी बीम है, इसको याद रखना, और यहाँ पे दो आपकी रिएक्शंस हो रही है, ये आपकी R1 रिएक्शन हो गई, ये आपकी R2 रिएक्शन हो गई। ठीक, अब यहाँ पे इस वजन के लगने से
ये जो यहाँ अंदर में कहीं कुछ इस तरह की शेप में जो स्टील था प्रेजेंट, है ना, ये स्टील अपनी शेप बदल के यानी कि टूट चुका है, वो कुछ इस तरह की शेप ले चुका है, इस तरह की शेप ले चुका है वो वजन लगने की वजह से, वरना वो नहीं लेता। ठीक है ना, ये हुआ है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, एक एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे एक थीटा एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एक थीटा एंगल बन रहा है। ठीक, तो आई होप ये जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये समझ में आ रहा है। ये जो पॉइंट लोड है इसमें और चीजें ऐड कर लेते हैं। ये पॉइंट लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये है W किलो न्यूटन, और ये है स्मॉल W किलो न्यूटन पर मीटर। दोनों तरह के मैंने यहाँ पे लोड लगा। अब देखो आगे हो क्या रहा है। यहाँ इसके अंदर ये जो आपका स्टील है जिसकी शेप ऐसी हो चुकी है, इसके अंदर एक P, एक क्या है यहाँ पे, एक स्ट्रेस आपका है यहाँ पे, एक लोड यहाँ पे आपका है। ठीक है ना, कौन सा लोड है ये वही है जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऊपर निकाला है ना P। ये देखो यहाँ पे जो मैंने P निकाला हो, ये P कहाँ पे, ये P यहाँ पे था, दिखा देता हूँ। ये देखो इस फिगर में ध्यान थोड़ा सा, ये रहा यहाँ पे P, है ना। तो ऐसे ही उस स्टील के अंदर जो लोड है ना उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो आपका P है। तो ये अभी हमने यहाँ पे शेप समझ ली, R1 R2 हमारे क्या रिएक्शन है, ऊपर वजन जो लग रहा है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जनरली ये तो हमारी क्या है, एक शेप ऐसी है, एक शेप और हो जाती है। एक शेप नेक्स्ट कैसी है, सपोज करो कि पैराबोलिक शेप बन जाती है, और मोस्टली पैराबोलिक ही रहती है। पैराबोलिक यानी कि किस तरीके से, सपोज करो कि आपका स्टील यहाँ पे इस तरीके से था, ये और ये जो स्टील है ये इस तरह का शेप ले लेता है। ठीक है ना, सपोज करो कि स्टील ने इस तरह का शेप जो है वो ले लिया। तो यहाँ पे ये जो अंतर है ये है H, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, जो H आपने यहाँ पे देखा ना, ये H है यहाँ, ये रहा H। पहली चीज आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इसके अंदर जो प्री स्ट्रेस है, जो लोड है प्री स्ट्रेसिंग लोड, वो है P, वो आप यहाँ पे निकाल रहे हो। ठीक, W जो आपका है, जो आप यहाँ पे W देख रहे हो, वो आपका टोटल लोड है। टोटल लोड यानी कि ये वाला W और ये वाला W दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों मिलाकर क्या है टोटल डाउनवर्ड लोड। अभी सब कुछ मैं और भी बता दूंगा। ठीक, कि आपके फॉर्मूले में यहाँ पे जो W आ रहा है ये आपका टोटल लोड है, इसलिए मैं लिख देता हूँ W इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड लोड, इसको याद रखो, यह टोटल डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने दो शेप्स हैं, एक शेप ये है और एक शेप ये है। दोनों शेप्स कैसी हैं, पहली वाली जो आपकी शेप है जो मैंने नंबरिंग करी है, पहली शेप वो है जब फेल होते टाइम आपका स्टील या फिर केबल एक ट्रायंगुलर टाइप का शेप बना लेगा। दूसरा शेप आपका वो है जब फेल होते टाइम आपका पैराबोलिक शेप बना लेगा। तो दोनों के केस में फॉर्मूला अलग अलग है। मैंने जो भी फॉर्मूला बताया है ये पैराबोलिक का बताया है, ये वाला जो आपके सामने यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया है ये पैराबोलिक का। अगर ये जो ऊपर वाला शेप है, तो अगर ऐसी शेप लेता तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे फॉर्मूला आपका सिग्मा इक्वल्स टू पी कॉस थीटा ई डॉट वाई अपॉन में आई, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये तब है, ये फॉर्मूला तब है इस वाली के लिए है, और ये वाला फॉर्मूला इस वाले के लिए है। आप लोगों को शायद अब समझ में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला कभी यूज करना। ठीक है ना, वो आपको एग्जाम में देगा कि इस तरह का फेलियर प्रोफाइल बन रहा है या इस तरह का शेप बन रहा है, वो आपको पता रहेगा। अब हमने यहाँ पे जो अपने लोड्स थे, यानी कि हमने दो तरह के जो कॉन्सेप्ट थे हमने वो देख लिए। एक हमने अपना देख लिया कौन सा, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड देख लिया है। एक अपना हमने लोड बैलेंसिंग मेथड देख लिया है। स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड जो है वो भी सेम टू सेम है जैसा हमारा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड है, वो सेम ही है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट हमारा लोड बैलेंसिंग मेथड के बाद में हमारा लॉसेस, यहाँ पे लॉसेस हमें पढ़ना। ये जो आपके सामने है अब ये है लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। इनके बारे में आपको बता दूं, जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन लॉसेस के ऊपर ही आएंगे। जो आपके यहाँ पे लॉसेस हैं इन्हीं के बारे में आएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब प्री स्ट्रेस में अगर कुछ पढ़ना है तो वो यही पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलो तो ये जो प्री स्ट्रेसेस हैं अब हम यानी कि जो लॉसेस हैं ये हम कल कर लेंगे, और कल इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है।